ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन नाम है इसका, ठीक है। मतलब पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, वो एथ वाली यूनिट, मतलब एथ एनसीईआरटी का। अब आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ें शुरू करोगे पढ़ना। अभी तक बेसिक बेसिक, फिर भी मैंने जो था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, थोड़ा थोड़ा आपको इलेबरेट किया है। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और चीज़ें यहाँ से डिटेल में शुरू होती जाएंगी, तो ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो एडवांस बुक वाली भी है, ताकि आपको दोबारा ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो यूनिट 1 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दिख रहा है। अब आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, मैंने आपको एक बार बताया, क्या समझते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब? कि एक पर्टिकुलर मतलब जिसमें सारे लॉज वगैरह होते हैं। हाँ, मतलब एक जनरल बेसिक टर्म में अगर कोई बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जनरल बेसिक टर्म, तो बेसिक टर्म क्या है कि कोई भी रूल बुक होगी ना, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे, ठीक है। मतलब यहाँ में वर्ड में आपको लगता है कि कॉन्स्ट, बेयर एक्ट लिया आपने, बेयर एक्ट लिया या नहीं लिया अभी? और अभी नहीं लिया है। कोई बात नहीं, तो मैं भेजूंगा, आप ले लेना, मतलब बेयर एक्ट ले लेना। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आपको आर्टिकल वार्टिकल पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी भाई सेट ऑफ रूल्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। उस सेट ऑफ रूल्स में कुछ भी हो सकता है। हमारे वहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो चीज़ फंक्शन कैसे करेगी, कोई भी आदमी कैसे फंक्शन करेगा, कोई भी स्टेट कैसे फंक्शन करेगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है वो कैसे फंक्शन करेगी, इवन लेजिस्लेचर है तो कैसे फंक्शन करेगा। क्योंकि एक रूल बुक होनी चाहिए ना, अगर वो रूल बुक नहीं होगी तो क्या होगा, अनगाइडेड होगा, ठीक है। तो हम बता नहीं पाएंगे। तो हमारे वहाँ क्या है, हम ये वर्ड याद रखना, हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है हमारे वहाँ, ठीक है। इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी, मान लो मोदी जी में और कभी किसी और चीज़ में रिफ्ट होता है, रिफ्ट मतलब कोई चीज़ दिक्कत होती है, समझ नहीं आती है, तो किसका रेफरेंस लिया जाए, तो जुडिशरी हमेशा किसका रेफरेंस लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेगी। क्योंकि यही रूल बनाए गए हैं हमारे फाउंडिंग फादर द्वारा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे पार्ट्स हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़े बहुत पार्ट, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना पार्ट्स आपको, यस सर। दिख रहा है ना। तो टोटल कितने पार्ट हैं आप बताओ, एक बार याद करते जाओ, टोटल पार्ट्स कितने हैं, ऐसा कभी आपने पढ़ा है या मैंने बताया? सर नहीं। कोई बात नहीं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 22 पार्ट हैं, कितने हैं, 22, ठीक है, याद रहेगा, 22 पार्ट हैं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ सारे पार्ट्स लिखे हैं, देखो यहाँ लिखा है पहले पार्ट में क्या है, यूनियन और टेरिटरी। आप इसको 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में कहाँ बात की गई है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक क्या है, सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट जो आप सुनते रहते हो वो क्या है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है, 36 से लेके 51, 36 से 51। पार्ट 4 है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, इसके बारे में आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया है, 51 है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अब इसमें अंदर कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस ये पार्ट थोड़ा सा याद रखना है, बड़े बड़े चीज़ जैसे यूनियन गवर्नमेंट किस पार्ट में है, पार्ट 5 में है, कहाँ से लेके है, इसका 52 से 151 तक। तो आप ये समझ पा रहे हो, सारा याद नहीं रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको कई बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, जैसे जुडिशरी के बारे में बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, यूनियन जुडिशरी की, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे बारे में पार्ट 6 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक, इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो 152 से लेके 237 तक कहाँ इसमें लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, 214 से लेके 232 तक, ठीक है। तो ये बस आपको ये नहीं याद रखना है कि चैप्टर 1 दिस एग्जीक्यूटिव और ये वो, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। बस आपको पार्ट ध्यान रखना है कौन से पार्ट हैं, और वो कई बार पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट कहाँ से है, सिटीजनशिप किस में लिखा गया है, ठीक है। और इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, जिससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अभी बस आपको दिखाने के लिए एक बार आप देख लो, 2 बार पढ़ने के बाद फिर वो ट्रिक याद रखना है। तो ये ट्रिक वगैरह से वो सब स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो कि भाई इस तरह का आता है। पार्ट 7 ये ध्यान रखना, पार्ट 7 पहले पार्ट 7 था, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये पार्ट 7 जो था ये डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अभी नीचे लिखा भी होगा। पार्ट 8 में क्या लिखा है, यूटी के बारे में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कैसे गवर्न होगी, पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी कैसे गवर्न होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, यूटी के पार्ट में, मतलब 239 से लेके 242 में, ठीक है।
पंचायत मैंने आपको थोड़ा-सा बेसिक बताया था, लोकल गवर्नेंस वाली बात। तो पार्ट 9 में पंचायत के बारे में लिखा है, ठीक है? 243 से लेके 243 ओ तक। म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपैलिटी हम लोग पढ़े थे, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए होता है म्युनिसिपैलिटी, और रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए पंचायत। तो ये पार्ट 9 ए में है, पार्ट 9 ए में। तो जो-जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूँगा, जो याद करने वाला है, ऐसे सब इम्पोर्टेंट है। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इसका अलग-अलग से आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है? 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी मैं आपको बता रहा था, ये देखो 9 बी, मतलब ये भी बाद में ऐड किया गया है, ठीक है? इसमें 243 जेड एच से लेके जेड टी तक है। ये याद नहीं रखना है आपको एकदम एग्जैक्ट आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, बस आपको ये पता होना चाहिए पार्ट 9 बी म्यूनसिपालिटी, पार्ट 9 ए जो है म्यूनसिपालिटी, पार्ट 9 बी जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया 10th में दिया हुआ है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कि कब किसका पावर ज़्यादा होता है, जब यूनियन और स्टेट में, स्टेट का क्या पावर है, यूनियन का क्या पावर है, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिखी हुई हैं, पार्ट 11 में 245 से लेके 263 तक, ठीक है? जैसे 262 एक आर्टिकल, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई आर्टिकल आपने न्यूज़ में सुना, जैसे न्यूज़, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़ सुनोगे, तो आपको इसका यूज़ करके आपको ये देखना है कि अच्छा ये आर्टिकल न्यूज़ में है, अच्छा ये आर्टिकल किस पार्ट में है, किस सब्जेक्ट को डील करता है, ये आपको पता लगे। जैसे 262 आर्टिकल अक्सर न्यूज़ में रहता है, ठीक है? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट सुना है कभी? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ऐसा सुना है आपने, कि भाई तमिलनाडु में पानी जा रहा है, या उसमें कर्नाटक से पानी आ रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से आ रहा है कर्नाटक में नहीं जा रहा है, ये सब सुना है ना कभी कभी? यस सर। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, तो वो सब क्या, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट 262 में, वो सब आपको याद हो जाएगा इसमें। ये तरह फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, ये सब की बातें कहाँ की गई हैं, 264 से लेके 300 में। जैसे आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में एक बार आपको बताया था, याद है? आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है? 280 क्या यस है? सर। फाइनेंस कमीशन। तो देखो फाइनेंस की बात कहाँ की जा रही है, 280, इसी में पार्ट 12 में है, कहाँ पे, 280 कहीं इसमें बीच में होगा, ठीक है? 264 से 291 फाइनेंस वाले चैप्टर में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा होगा, ठीक है? बोरोइंग के बारे में 292 293 में लिखा होगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4, चैप्टर 4 इसका पार्ट 12 का राइट टू प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, 300 ए, आर्टिकल 300 ए क्या बोला जाता है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है? पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, मतलब वो इस पार्ट में था जो हमने ऊपर देखा, पार्ट 3 इसमें था, ठीक है? अब वो इसमें हो गया। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी चैप्टर 4 में 300 ए आर्टिकल है, वो पार्ट 12 में है, ठीक है? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है, मतलब कि किस तरह से ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, वो 301 से लेके 307 के बीच में लिखा गया है, ठीक है? जैसे आपने सुना है ना, जीएसटी में आपने सुना होगा, जीएसटी सुना होगा, उसके थ्रू होता है ना, इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से डिटरमाइन होगी, वो सारी चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से डिटरमाइन होता है, पार्ट 13 से, ठीक है? अब आप सुनते हो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये सब सर्विसेज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, यूपीएससी, स्टेट सर्विस, ये सब, ये पार्ट 14 में लिखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है ना, 300, अब 308 से लेके 314 तक सारे सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, और 315 से 323 में भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रहेगा, सर्विसेज वाली बात किस में लिखी है, पार्ट 14 में, ठीक है? पार्ट 14 ए में क्या लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल, ये भी बात ध्यान रखनी है, ये आया हुआ कई बार क्वेश्चन है। पार्ट 14 ए में क्या है, ट्रिब्यूनल है, ठीक है? इलेक्शन देखो अभी पूरे इंडिया में हो रहे हैं, मैं आपको आर्टिकल 324, 326 ये सब अक्सर बताता रहता हूँ। 324 में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 326 क्या है, 326 क्या है आर्टिकल, एक बार बताएं, वो बताओ। 326 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, ठीक है? वो 326 में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। तो ये सब इलेक्शन वाली बात किस में लिखी है, पार्ट 15 में। तो अब जब आप पढ़ोगे कभी पेपर या कभी वो, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान देना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ बात हो रहा है, किस तरह का, और ये 2 बार पढ़ने पे याद होगा, ऐसा मत सोचना कि आज बैठेंगे और रट के ख़त्म कर देंगे, रटने वाला इसमें नहीं है, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। पार्ट 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस जो है, मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किस तरह के प्रोविजन होने चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है 330 से 342 में, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में लिखा है, ये ध्यान रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज कि भाई यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में किस में बहस की जाती है, कभी सुना है आपने कि सुप्रीम कोर्ट में बहस, अभी देखना आप यूट्यूब पे कभी डालना, सुप्रीम कोर्ट में बहस किस में होती है, सुना है आपने कभी? यस सर। सुप्रीम कोर्ट में बहस किस में होती है, किस लैंग्वेज में?
इंग्लिश में, ठीक है, ये ध्यान रखना इंग्लिश में होती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तभी तो वो लोग बहस कर रहे हैं ना इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में बोलने लगते या किसी और लैंग्वेज में बोलने लगते। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं एक्चुअली, तो इसी का फॉलो मैं आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक है, उसका फॉलो होता है। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है, पार्ट 18 में। तो ये भी याद रखना है, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में। इस सबको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब पे चैप्टर्स है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन, ऐसे 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, ये सब आप पढ़ोगे डिटेल में। लेकिन ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, पार्ट 18 में, 352 से 360 में। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा है, पार्ट 20 में। 368 आपने कई बार सुना होगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट उसमें लिखा हुआ है 20 में, ठीक है। टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, इस पे एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, पार्ट 21 पे। अब जैसे इसका यूज क्या है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि जब जम्मू कश्मीर का वो था, मतलब जब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था, तो उसको कैसे डील करना है, वो पार्ट 21 में लिखा हुआ था। तो जब आप स्टार्ट करो कोई क्वेश्चन, तो आप इस तरह से लिखो कि भाई पार्ट 21, मतलब अगर उस क्वेश्चन को आप लिख रहे होते तो उसका इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखते हैं कि पार्ट 21 में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, फलाना आर्टिकल, मतलब 370 था ना, 370 याद है, 370 कई सारी मूवी बन रखी है, तो देख रहे हो पहले 370 यहीं पे था ना, 369 से 392, तो उसको चेंज किया गया, तो वो आप आर्टिकल वाइज कोट करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको इफेक्टिव पड़ेंगी। तो अभी एक बार और रिवाइज करने के लिए देख लो कि पार्ट 1 में क्या है, यूटी है, ठीक है। बोलना है एक बार, बोलते जाओ रिवाइज करने के लिए, अगर बोलना है तो देख देख के। सर पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, हाँ। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, हम्म। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, हम्म। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम्म। और पार्ट 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, हम्म। पार्ट 5 में द यूनियन गवर्नमेंट, हम्म। पार्ट 6 में द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और पार्ट 7 में द स्टेट्स इन नहीं, पार्ट इसको बी ऑफ द इसको हाँ, इसको डिलीट कर दिया गया था, तो याद नहीं रखना है पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 8 में क्या पार्ट है, यूनियन टेरिटरीज, हम्म। पार्ट 9 में पंचायत, हाँ। पार्ट 9 ए में है द म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक पार्ट है। 10 में है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। पार्ट 11th में है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक पार्ट है। 12 में है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। पार्ट 13 में है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम्म। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। मतलब यूपीएससी वाली बात इसमें लिखी हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी यस किसमें है, सर। पार्ट 12 में, ठीक है। राइट टू यस सर। प्रॉपर्टी वाली बात चैप्टर 4 पार्ट 12, ठीक है। आगे। पार्ट 14 ए में है पब्लिक सर्विस कमीशंस, नहीं, 14 ए में ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स है, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल्स। कमीशन पार्ट 14 में, 14 ए में ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। पार्ट 15 में है इलेक्शंस, हम्म। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, हम्म। पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, हम्म। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस, हम्म। पार्ट 19 में मिसलेनियस, और पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। और पार्ट 21 पार्ट में टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, फिफ्टी ठीक है। प्रोविजन। ये नहीं याद यस रखना सर। है, 12 12, मतलब जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि पार्ट 7 क्या था, तो 7 से ऐसे याद रखना है कि 7 जो था, सेवेंथ से हटा दिया गया, मतलब पार्ट 7 जो था डीलिंग विद पार्ट बी ऑफ स्टेट। तो पहले क्या था ना, मैं आपको बस ऐसे जनरल बता देता हूँ कि पहले क्या था, जो स्टेट्स थे हमारे इंडिया के स्टेट्स थे, उसको दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। पहले इस तरह का नहीं था, पहले डिवीजन इस तरह का था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये पार्ट बी ऑफ स्टेट और इस तरह की बातें, ये सारी इसमें लिखी हुई थी पार्ट 7 में। तो बाद में इसको हटा दिया गया, किससे, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब, 1956। तो देख रहे हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था, बाद में हटा दिया गया। अब हमेशा ये याद रखो, जो ए लिखा है, ए दिख रहा है, 4A, 14A, ठीक है, जब भी ए लिखा हो, ए मतलब पहले वाले में ए लिखा हो, वो 42nd से आया है, ठीक है, वो 42nd से आया है। नाइन्थ ए किससे आया है, 74 से। नाइन्थ ए में क्या है, नाइन्थ ए में बताओ क्या है, नाइन्थ ए में बताओ क्या है, याद अगर आपने एक बार पढ़ा है ऊपर से तो। फिर नहीं याद आ रहा। नाइन में क्या है, नाइन में, नाइन में सुन लो, देख लो पंचायत है, ठीक है। नाइन्थ ए क्या है देख लो एक बार, नाइन में क्या है, पंचायत, और नहीं। नाइन्थ ए में क्या है, म्यूनसिपालिटी,
ओके। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट और इस तरह ये कब जोड़ा गया, 74 से। 9B कब ऐड हुआ है, 97 से। ठीक है, तो ये सब कभी कभी आ जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। 9B में क्या है, अभी मैंने बताया क्या, कोऑपरेटिव। ठीक है, 9B में कोऑपरेटिव है, 9A में क्या है अपना म्यूनसिपालिटी, और 9 में क्या है पंचायत। पंचायत किससे ऐड हुआ है, 73rd से। हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे, 9 किससे ऐड हुआ है, 73rd से। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको अभी 2-3 बार रिवाइज करते रहेंगे, कई बार रिवाइज हो जाएगा तो आ जाएगा। तो अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या है कि भाई एक बेसिक रूल बना गया है, तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि सोसाइटी को किस तरह से, भाई लार्ज सोसाइटी है, उस लार्ज सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी एक साथ रह रही हैं। उस कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर कंसेंसस या कोहेजन में रहने के लिए एक रूल की ज़रूरत है, तो लोग एक दूसरे लोग लड़ने लगेंगे। तो इस वजह से उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक सेट ऑफ रूल है, जिससे सब लोग कंसेंसस में रह पाएँ मॉडर्न सोसाइटी में। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ आपको क्यों लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, मतलब हमारी जैसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ऐसा आपको क्यों लगता है? सर वरना हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे हाँ, हाँ, मतलब केओस हो सर्वाइवल जाएगा, के ठीक है? सोसाइटी में लिए। जैसे यस केओस हो जाएगा, नहीं तो कोई क्या होगा, कभी राजा डील करेगा, कभी कुछ डील करेगा। अब इसमें 2-3 रीज़न और आपको दिख जाएँगे। ये तो एक जनरल रीज़न हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बताया था कि पहले एक बार नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये सब ध्यान है, नेहरू रिपोर्ट कभी, नहीं तो हिस्ट्री से आप हमेशा इसको रिलेट करना। तो बहुत सारी चीज़ें ना पहले से ली गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, मैंने आपको बताया इट इज़ एन एमलगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें से बोरो की गई हैं। कि कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई, जापान यूएसएसआर से लिया गया, यूएसए से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया, बहुत सारी चीज़ें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी थी वो ले ली गई। ठीक है, ठीक है। और हमारे वहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। ये अभी वर्ड आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो देखो जितनी डेमोक्रेट, अब आप पहले वर्ड, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड हैव या शुड बी हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही बात है या गलत है? मतलब सर, सही बात है। नहीं, सारी डेमोक्रेसी भाई ज़रूरी नहीं है ना, मान लो डेमोक्रेसी हम्म। है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ब्रिटिश, उनके यस वहाँ सर। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हो तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी है कि वाइल ऑल डेमोक्रेटिक्स आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। और ऐसा भी ज़रूरी है कि, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगी। ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए, भाई वो रूल्स ही तो हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ, मैंने आपको बोला ना हमेशा लेमैन टर्म में सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल है। भाई ऐसा भी रूल तो लिखा जा सकता है ना कि एक राजा हो और बाकी प्रजा हो, ऑटोक्रेसी हो, उसके लिए भी, मोनार्की के लिए भी रूल लिखा जा सकता है, तो रूल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हर डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। तो 1934 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये आपको बात ध्यान रखनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भाई आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो चार, मैं अकेले बैठ के तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा नहीं, एक असेंबली मिलके बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब हुई थी, 1934 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, उसने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1942 के आसपास से जब शुरू हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही गई, कि मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, और उस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियंस होंगे, ऐसी बात कही गई। ठीक है, तो आप, हम जब आप पढ़ोगे ना, जब हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब 1942 आया, 1941 में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनका स्टेटमेंट्स आया। ठीक है, वो लोग क्या बोलते थे, जैसे आपने सुना होगा, नाम भूल रहा हूँ, 1942 में एक रिफॉर्म आया था, उसका नाम भूल गया मैं। तो एक बार आप जब वो पढ़ोगे तो आप वहाँ से रिलेट करना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, हमेशा वो लोग बोलते थे कि अच्छा, जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स को इंडियन का वो चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। तो जब इंडियंस बोलते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, तो वो लोग क्या बोलते थे कि ठीक है, ठीक है, तुम लोग बनाना अपना, लेकिन उसमें क्या होगा,
उसमें इंडियंस नहीं होंगे, कुछ ब्रिटिशर्स भी होंगे। तो आप समझ रहे हो, मैं अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहूँगा। आप समझ रहे हो? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यस सर। तो 1934 में पहली बार डिमांड रखी गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, जहाँ पे केवल इंडियन होंगे। इस तरह की बातें कई बार असर्ट की जाती हैं, लेकिन गवर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, हर बार अपना पॉइंट रखती है, अच्छा ठीक है करेंगे, तो वॉर वाले पे भाई ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वॉर वाली जो कमेटी बनेगी, या सिक्योरिटी वाली कमेटी बनेगी तो उसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होंगे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात वो लोग हमेशा से करते आए हैं, मतलब इन कांग्रेस वाले, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी। तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन हुई, ये आपको ध्यान रखना है, कब कन्वीन हुई, दिसंबर 1946 में। ये सब हिस्ट्री हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं सब डेट पे, तो ये भी ध्यान रखना है, वहाँ भी आप 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो पहली बार कब कन्वीन हुई, 1946 दिसंबर 1946 में पहली बार इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है। अब दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना टाइम लग गया, लगभग 3 साल। तो इसका एक न डेज भी आता है कि कितने डेज में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सब छोटे एग्जामों में कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो एक बार देख लेना, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इस तरह का फैक्ट, या आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं ही करा दूंगा कि मतलब इस तरह के फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप बस ये ध्यान रखो कि देख रहे हो कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कितना साल लगा। अब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या काम करती थी, रोज डिबेट होती थी इसमें कि भाई माइनॉरिटी का ये राइट रखना चाहिए, ठीक है, किसी का ये राइट रखना होना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बात रखते थे और एक कंसेंसस बनता था। उस कंसेंसस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लिखी जाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, ये लाइन ध्यान रखनी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, 4 लाइन में लिख के आएगा, 1 2 3 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, हमारे सोसाइटी का, भाई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बोलूँ कि अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, और 4 ऑप्शन लिख दूँ कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी और डीपीएसपी, तो आप कौन सा टिक करोगे, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। अभी आपको पढ़ने में लग रहा होगा आसान, लेकिन जब नहीं पढ़े रहोगे तो देखने में मुश्किल लग जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बताता है। ठीक है। तो कंट्री जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे कई कम्युनिटी होती है, डिफरेंट पीपल होते हैं, ठीक है, जो जिसके अलग अलग बिलीफ होते हैं, लेकिन सब लोग एक चीज़ पे एग्री करें वो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाना जो एग्री करें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, या इस पे भी डिस्कशन है वैसे, लेकिन हम अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आपको याद है जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था, तो एक वर्ड पढ़ाया था कि उसमें लिखा है सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक। तो भाई हम सेकुलर क्यों हो, बहुत लोग बोलेंगे कि हम सोशलिस्ट क्यों हो, भाई हम कैपिटलिस्ट कंट्री बनाएंगे। तो आपके कहने से चीज़ें हम नहीं चलेंगे, ये कंसेंसस हुआ कि भाई सोशलिज्म अगर है तो हमारी कंट्री बेटर ऑपरेट कर सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पहले तो ये सोशलिस्ट वर्ड था नहीं, लेकिन जो भी लोगों ने प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया और जब डाला सोशलिस्ट वर्ड, या मान लो डेमोक्रेटिक वर्ड डाला, तो भाई हम लोग बोल सकते थे उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले बोल सकते थे, अच्छा डेमोक्रेसी नहीं होगी, हम इसको ऑटोक्रेसी बनाते हैं, या मोनार्की बना देते हैं, या कुछ और बना देते हैं। लेकिन उन लोगों ने वर्ड डाला, उस वर्ड का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इक्वालिटी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वो वर्ड है जो सब लोग मिला के, मतलब एक रूल बनाया गया, सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिला के रूल बनाया, और उसके बाद वो सारी बातें लिखी। और ये एक ऐसा रूल और ऐसा प्रिंसिपल है जो पूरी कंट्री में हर पर्सन को फॉलो करना है, जो हर पर्सन एग्री करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के में डिबेट से सारी चीज़ें बाहर आई हैं। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, इतना अभी बेसिक समझ में आ रहा है। तो आपको एक यहाँ से क्या याद रखना है, दिसंबर 1946 में क्या हुआ, पहली बार इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन हुई, और वो 1949, 2 3 3 साल के आसपास लगा, और जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब की थी, 1934 में। तो ये सब बात ध्यान रखोगे तो आप कई सारा ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है। अब नेपाल, नेपाल के बारे में तो आपने सुना होगा, तो नेपाल की हिस्ट्री पे वहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो ये पता है आपको कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐसा कभी सुना है आपने? नो सर। तो आप जान लो कि नेपाल में भी क्या था ना, राजा वाला सिस्टम था।
किंग हुआ करता था, ठीक है। और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब किंग के कुछ जैसे होते हैं ना, किंग में क्या होता है, किंग होगा, 4-5 लोग उसके साथ जुड़े होंगे, वो लोग रूल बनाएंगे। तो पहले नेपाल में ऐसा था। तो 1990 में लोग स्ट्रगल करना शुरू किए डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया डेमोक्रेसी था 1950 से। नेपाल आप देख रहे हो डेमोक्रेटिक नहीं था, वहाँ पे अभी भी किंग रूल चल रहा था। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए लोग स्ट्रगल करना शुरू किए, और 2002 में ये चीज़ें लगभग इस्टेब्लिश हुई, और इन लोगों ने अपना वो बनाया। तो पहले देखो नेपाल क्या था, पहले एक मोनार्की था, ठीक है। तो जो पहले मतलब पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को 1990 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उसमें 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो मोनार्की के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में बना, उसमें फाइनल अथॉरिटी किसकी थी, किंग की थी। वहाँ के किंग की फाइनल अथॉरिटी थी। जैसे मान लो कोई भी डिसीजन हो रहा है, मान लो वॉर करना है या नहीं करना है, ठीक है, या किसी चीज़ पे सेंसरशिप लगाना है या नहीं लगाना है, कोई भी छोटा से छोटा चीज़, उस पे अथॉरिटी फाइनल किसकी है, मतलब फाइनल से किसका है, वहाँ के किंग का था 1990 तक के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पीपल मूवमेंट चलता है, वहाँ पे कई लोग अपने उसके लिए लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो 2006 में फाइनली क्या हुआ, ये जो किंग रूल था वो खत्म हुआ, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ये चीज़? यस सर। अब आपको क्या लगता है कि कोई, मतलब भाई कोई, पहले भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था, 1990 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पे किंग की अथॉरिटी थी, तो आखिर वो लोग डेमोक्रेसी का डिमांड क्यों कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है? सर वो एक टाइप की डिक्टेटरशिप चला रहा था, मतलब अगर किंग वाला देखा जाए। हाँ, हाँ। नहीं, वो डिक्टेटरशिप चलाएगा, ठीक है। लोग लोग क्यों चाहेंगे डेमोक्रेसी? हमेशा ध्यान रखो, डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल से, सबका से। यस सर। भाई माइनॉरिटी हो, रिली जैसे अभी क्या है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो कोई छोटी सी छोटी रिलीजियस माइनॉरिटी का भी से है, ठीक है। भाई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, आप समझ रहे हो, हर पर्टिकुलर आदमी का एक से है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, इस वजह से वो लोग चाह रहे थे कि किंग वाला जो सिस्टम है वो हटाया जाए, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये 2005 में फाइनली जो था, मतलब इन लोगों का जो एक एग्रीमेंट हुआ, और 2006 में डेमोक्रेसी यहाँ पे शुरू हुई। तो ये थोड़ा सा कहानी है, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको आईआर में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है लिखने के लिए, कभी इंटरव्यू में इस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा इस तरह का, ठीक है। अब एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, ये आप ध्यान रख सकते हो, 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पे एक माओइस्ट जो थे उनके बीच और गवर्नमेंट के बीच में, जो किंग और माओइस्ट जो थे, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी माओइस्ट को ज्वाइन करके, उनके बीच में 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था। और इस 12 पॉइंट एग्रीमेंट में डेमोक्रेसी की बातें कही गई थी, डेमोक्रेसी और पीस की बातें, और यही इनका एक बेस बना उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो 2007 में नेपाल का एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया। 2006 में जब इन लोगों ने सारी बातें कर ली और इस तरह का 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का बना 2007 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान आप थोड़ा सा रख सकते हो। तो अभी हमारी बात हो रही थी, ये तो एक नेपाल का यूज़ केस था, आप ये समझ पा रहे हो कि वहाँ पे देख रहे हो पीपल का एजिटेशन चल रहा है, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, सबका से नहीं है, किंग मोनार्की चला रहा है, डिक्टेटरशिप जैसी बातें हो रही हैं, उसका फाइनल से है हर चीज़ में। तो इन सब वजहों से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत उन लोगों को भी समझ में आई, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने लगे, ठीक है। तो वही बात है कि हमें नीड क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ गए, हमारे वहाँ की कहानी क्या है। हमारे वहाँ 1946 में क्या हुआ, पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और उसने शुरू की ये सारी बातें। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये फंडा नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बताता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ने जो डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पहला ये है, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें भी 1 2 3 4 में लिख के आ सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। तो एक पर्पस ये भी है कि नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। भाई जैसे अभी आपने देखा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा ना, उसमें देखो एक यूनियन गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट था। यूनियन गवर्नमेंट में वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे गवर्नर की बात थी, यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पे चैप्टर बना हुआ है। तो ये सब क्या बता रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ये बता रहा है। आप देख पा रहे हो ये चीज़ ऊपर से, यस सर। ठीक है।
तो एक तो क्या है कि नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि भाई जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, आप मान लो जैसे लोग बोलते हैं हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी, दूसरा दूसरा क्या है कि डोमिनेंट ग्रुप जो भी है वो कभी भी दूसरे ग्रुप को अप्रेस ना कर पाए, ठीक है। तो डोमिनेंट ग्रुप जो भी है वो दूसरे को अप्रेस ना कर पाए, अपना पावर किसी और के ऊपर मतलब प्रेस ना कर पाए। कहने का मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, अमीर हो या गरीब हो, सब लोग इक्वल हों, कोई एक दूसरे के ऊपर ऐसा डोमिनेंट ग्रुप जैसा कोई फिनोमेना फॉर्म ना हो पाए, ये भी एक फंक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो वही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फॉर एनीथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे किसी भी चीज़ के लिए। अभी आपने आर्टिकल 15 वाला पढ़ा था, उसमें क्या था कि राइट टू इक्वलिटी की बात की गई थी। उसमें लिखा था ना कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें क्या है, अब माइनॉरिटी वाले भी कई आर्टिकल आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा माइनॉरिटी के कई सारे आर्टिकल, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक्सक्लूड नहीं करता है, स्टेट उनको भी राइट देता है। जैसे लैंग लिंग्विस्टिक वो है, मतलब फ्रीडम है। ये भी क्या है भाई, छोटे-छोटे जैसे बहुत सारे माइनॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं है ना, माइनॉरिटी का मतलब आप केवल रिलीजियस माइनॉरिटी तो होती नहीं है, लैंग्वेज बेसिस पे भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। उनके साथ भी भेदभाव ना हो, इस तरह की भी चीज़ें फंडामेंटल राइट में लिखी हैं, वो आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है। तो ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्पज़ क्या हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बनाना, डोमिनेंट ग्रुप कभी डोमिनेट ना करे, उनके ऊपर चेक रहे, माइनॉरिटी को किसी चीज़ से एक्सक्लूड ना किया जाए। और इसका और भी है कि जैसे मान लो आपने लीडर चूज़ कर दिया, तो किसी भी लीडर को आप चूज़ करोगे तो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, जैसे मोदी जी हैं या और भी कोई है, मतलब अमित शाह हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक तरह से लीडर चूज़ कर रहे हो, वो लीडर अपने अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ ना कर पाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेफगार्ड। मोदी जी कल को आके आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, या अमित शाह, क्यों, आपका राइट टू फ्रीडम है, आप समझ रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, समझ रहे हो, फ्रीडम। आप कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि अमित शाह जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मत पढ़ो, क्यों, हाँ भाई आपका फ्रीडम है वो चीज़, ठीक है, इक्वालिटी का राइट आपको मिला हुआ है। आपको किसी भाई इसी गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप मत बैठो कि आप वुमेन हो, ठीक है, इस तरह की बातें, इस तरह का लॉ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, इस तरह का लॉ आएगा, आप चैलेंज करोगे और वो फंडामेंटल राइट क्या होगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। एक और रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब इस तरह का मतलब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंट करता है डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ अ मतलब ओवर अ माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, चाहे इंटर कम्युनिटी हो डोमिनेशन, चाहे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ये वर्ड आप समझते हो, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इसका एग्जाम्पल बताओ आप। सर नहीं समझ आ रहा। इंटर कम्युनिटी और इंट्रा इंट्रा कम्युनिटी का मतलब क्या है, एक दूसरे कम्युनिटी में, जैसे हिंदू मुस्लिम, ठीक है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब, मान लो मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हूँ, मैं हूँ ब्राह्मण, आप शूद्र हो, तो मैं आपके ऊपर डोमिनेट नहीं करूँगा, आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, मैं मेजॉरिटी में, मैं डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अगेंस्ट मतलब मैं आपको अनटचेबल नहीं बोलूँगा फिर, क्योंकि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब फंडामेंटल राइट है ना, अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वलिटी, है ना, कि अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, ये भी तो आपका फंडामेंटल राइट है ना, ठीक है। तो आप समझ रहे हो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब ये वर्ड बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये वाला, और इसका एग्जाम्पल बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, ठीक है। आप आपको क्यों ऐसा लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी ज़रूरत है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ का मतलब क्या है। सर कि हम कोई भी मतलब ऐसे ऐसा एक्शन परफॉर्म ना करे जो औरों के हित में ना हो। हाँ, मतलब केवल आपके उससे ना हो, सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ का मतलब, ऐसे देखो हर आदमी के अंदर ना दो बात रहती है, मतलब आवर सेल्फ का मतलब ये, जैसे मान लो
मैं भी हूँ उसी कंट्री में रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हो उसी कंट्री में, ठीक है। कल को आपको लग सकता है भाई कि ये कंट्री में माइनॉरिटी का राइट खत्म हो जाना चाहिए। आपने सुना है कई मुस्लिमों को बोलते हैं तुम जाओ पाकिस्तान, सुना है आपने? लोग बोलते हैं ना मुस्लिम हो बिल्कुल। पाकिस्तान जाओ। ये सब क्या चल रहा है? ये आवर सेल्फ चल रहा है, आप समझ रहे हो? मेरे हित में है, मतलब मुझे लग रहा है भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान जाओ, आप समझ रहे हो? ये सब चीज़ को कौन सेव कर पाएगा? भाई ये देख रहे हो ना, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, ये आपकी अंदर की कोई बात बोल रही है, आपका कोई इमोशन है जो बाहर आके बोल रहा है। कल को आप इस तरह से कुछ भी बोलोगे कि भाई अनटचेबल्स को हटा दो, मार दो सबको, इस तरह कुछ भी बोल सकता है ना। या आप बोलो कि भाई मुझे सोशलिज्म पसंद नहीं, मुझे कैपिटलिस्ट कंट्री पसंद है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, आप समझ रहे हो? अगर कोई रूल बुक इस तरह की नहीं होगी तो हर बंदा अपना कुछ ना कुछ बोलेगा ना, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। भाई आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, किसी तीसरे बंदे का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन पे तो हमको कंसेंसस बनाना पड़ेगा ना। उसी लाइन ऑफ कंसेंसस को बना के ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है। तो कहने का मतलब कि लार्जर मतलब बेनिफिट में जो चीज़ होगी वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अब ये याद, थोड़ा बहुत याद रख लो कि नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफाइन करता है ये, ठीक है। माइनॉरिटी ओवर, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना कि मेजॉरिटी डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी को, इस तरह की बातें भी यहाँ पे हैं, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी जिसको आपने चूज़ किया है उस पर सेफ गार्ड लगाना है, तो वो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दो चार बातें याद रखो, कभी शायद आ जाए, लेकिन इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा नहीं मेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या है, फिर भी आप एक दो बार पढ़े रहो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था उसका थोड़ा सा हमने बेसिक देखा, और एक नेपाल में क्या चल रहा था वो देखा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं की फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर। तो एक एक फीचर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाता हूँ, एक दो फीचर आज पढ़ लेंगे फिर कल, क्योंकि इसमें लगभग 13 से 14 फीचर हैं, और इसमें मैंने वो वाली भी आपकी बड़ी बुक भी इंक्लूड कर दी है, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा वो सारी चीज़ें, ताकि आप एक ही बार में समझते चलो और मैं समझाता चलूँगा, ठीक है। तो भाई हमारे वहाँ क्या था, कॉलोनियल रूल था पहले, जब इंडिया फ्री नहीं था तो हमारे वहाँ क्या था, हमारे वहाँ अथॉरिटेरियन रूल था, कॉलोनियल स्टेट बना हुआ था, ठीक है। डेमोक्रेसी का कोई एक्सपीरियंस हमारे वहाँ था नहीं। लोगों को राइट राइट टू वोट, आपको अभी पता नहीं, राइट टू वोट भी बहुत बाद में आया है। उस टाइम भी राइट टू वोट में जब आप पढ़ोगे ना, सारे एक्ट्स पढ़ोगे जब हिस्ट्री में, तो आपको पता लगेगा कि अधिकार बहुत धीरे-धीरे आए हैं। पहले तो वुमेन को वोट का अधिकार भी नहीं था, 1919 में ये बात आई, 1919 में, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप वहाँ पढ़ोगे कि कब राइट टू वुमेन, वुमेन को राइट कब मिला वोट करने का। तो डेमोक्रेसी का कोई पार्ट नहीं था, ठीक है, हमारे वहाँ। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो और हमारी कंट्री जो है बहुत सारे कम्युनिटीज़ से मिल के बनी है, बहुत सारे लैंग्वेजेज़, रीजन्स, कल्चर्स यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इन सारी बातों को मतलब दिमाग में रख के लिखा गया कि इस तरह से लिखते हैं। अब उस टाइम क्या चल रहा था कि भाई जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 वगैरह में बना था, आपको याद है उस टाइम पार्टीशन का भी इशू चल रहा था, पार्टीशन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो अभी इंडिया में आए भी नहीं थे, तो बहुत मुश्किल था प्रिंसिपल्स पे पहुंच पाना, मतलब कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम बनाएं। तो ये थोड़ा वहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। तो पहला की फीचर ये क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपने कई बार पढ़ा हुआ है, कहीं उसमें पढ़ा है, एक दो बार मैंने बताया है, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है, आप बताओ? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सर एक टाइप ऑफ मतलब बताओ तीन, ऐसा पढ़ा होगा ना, तीन तरह की गवर्नमेंट, थर्ड टायर गवर्नमेंट भी मैंने बताया, तीन टायर की पंचायती राज थर्ड टायर गवर्नमेंट है। तो सबका अपना अपना स्फीयर है, अपना अपना स्फीयर है, मतलब सबका अपना अपना जुरिडिक्शन का स्फीयर का, वही है फेडरलिज्म, ठीक है। कहने का मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें स्टेट लिस्ट होती हैं तीन, जहाँ पे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं कि कौन कहाँ पे रूल बनाएगा, जैसे सेंटर कहाँ कहाँ कोई लॉ या कुछ बना सकता है, सिमिलरली अदर कौन कौन क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फेडरलिज्म का पार्ट है। तो फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी है भाई, सेंटर किस पे रूल बनाएगा। स्टेट की आप सोचो ना, स्टेट की अगर हम ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर हमारा रह नहीं जाएगा ना इंडिया का।
इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा। अब आप सोचो कि ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो आप स्टेट को, तो सेंटर ही अगर सब कुछ बताने लगे तो आपको लगता नहीं है कि लोकल जो इश्यूज़ हैं वो पहुँच ही नहीं पाएँगे? भाई अगर सेंटर सब कुछ बताने लगे, लोकल्स का कोई वो ना हो, तो लोकल इशू कभी ऊपर नहीं हो पाएगा। आपने देखा है हमारी कंट्री में, अगर ऊपर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो नीचे गवर्नमेंट हो सकता हो सपा की हो सकता हो किसी और की हो। तो ये गवर्नमेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि इश्यूज वो लोग अलग अलग हाईलाइट करते हैं और वहाँ के लोग उस तरह से वोट भी देते हैं। जैसे आप अभी देखोगे दिल्ली में 7 की 7 सीट एमपी में, एमपी का मतलब मैंने आपको समझाया था सेंटर वाला, तो सेंटर में एमपी जो है 7 की 7 वो किसकी हैं? वो बीजेपी की हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो लोग नेशनल के नाम पे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ। तो लोकल इशू के लिए लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हो। तो ये फेडरलिज्म का प्रभाव है, आप समझ रहे हो? ये है फेडरल स्ट्रक्चर कि यूनियन अपने में काम करे, स्टेट अपने में काम करे, सबके पावर डिमार्केट हो। हिंदी में मतलब फेडरल का मतलब यही है। इस तो ये लाइन याद रखना कि फेडरेशन वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है? द टर्म फेडरेशन कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। आप ध्यान ध्यान है आपको? आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, डज नॉट फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो इंडियन फेडर पहले बात तो फेडरेशन का वर्ड का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। और आर्टिकल 1 इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है? यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है, ठीक है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है आप बताओ? तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब दो दो मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मैं बता भी दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि इंडियन फेडरेशन जो बना है ये एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है। भाई फेडरेशन हम कब किसी को बोलेंगे? फेडरेशन कब किसी को बोलेंगे? फेडरेशन कब बोलेंगे किसी चीज़ को फेडरेशन? आपने सुना है कभी फुटबॉल क्लब के फेडरेशन फाउंड होते हैं? सुना है कभी? कई सारे फुटबॉल्स क्लब होते हैं, उनके फेडरेशन फाउंड होते हैं। फेडरेशन का मतलब क्या है? कुछ पर्टिकुलर रूल है, उस रूल को मैं मानूंगा, उस रूल के हिसाब से मैं काम करूंगा, मतलब हम दोनों लोग साथ में मिलके काम करेंगे, वो फेडरेशन होता है, ठीक है? लेकिन फेडरेशन में राइट टू सीसीड होता है, लेकिन इंडिया में क्या राइट टू सीसीड है? आप बताओ, कोई स्टेट चाहे अगर कल को कि मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे मान लो अरुणाचल प्रदेश बोले कि मैं अब इंडिया में भी नहीं रहूँगा, चाइना में तो रहूँगा ही नहीं, इंडिया में भी नहीं रहूँगा, खुद का नया नेशन बनाऊंगा, तो क्या ऐसा कोई स्टेट कर सकता है? क्या ऐसा कोई स्टेट कर सकता है, ऐसा बोल सकता है? आप बताओ। सर नहीं, क्योंकि वो चीज तो इसमें इंक्लूडेड हो गई ना फेडरलिज्म में। तो हाँ, क्योंकि हमारा हम एग्रीमेंट के हिसाब से कोई स्टेट हमारे पास कंबाइन नहीं हुआ है। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, तो कोई एग्रीमेंट के बेसिस पे ये लोग नहीं है। अगर एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई चीज़ होती ना, तब क्या बोला जाता? तब बोला जाता फेडरेशन, तब बोला जाता कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन हमारा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है? तो इंडिया फेडरेशन क्या है? इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि 10 स्टेट ने कुछ एग्रीमेंट किया और फेडरेशन बन गया, ठीक है? इसीलिए फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। इसीलिए स्टेट ऑटोनॉमी देने के लिए बहुत सारी मतलब लिस्ट को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है? ताकि उनके पास भी पावर रहे, आप समझ रहे हो? ऑटोनॉमी रहे। और नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीसीड। तो ये बात आप समझ गए। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, लिख के आएगा तो पहला मतलब क्या है कि इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट, ऐसा कहीं लिखा हो तो बात सही है। और किसी स्टेट के पास राइट टू सीसीड नहीं है, ठीक है? यही मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट का, ठीक है? तो ये तो था फेडरलिज्म का थोड़ा सा वो। फेडरलिज्म पे अभी मैं आपको 3-4 वो भी बताऊंगा याद करने के लिए, वो लिखने में काम आता है कई जगह। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कुछ फीचर्स, जो फीचर फेडरल फीचर आपको इसमें दिखेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आपको दिक्कत भी है, लेकिन आप एक बार समझ लो थोड़ा सा। आप जब एक बार और कहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें दिमाग में आती जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं पहले वो में नहीं आता है, कोई इशू नहीं है। तो फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो फेडरल, हमेशा जब फेडरल वर्ड है तो आप ये समझो कि स्टेट और यूनियन का अलग अलग पावर है, स्टेट यूनियन अलग अलग ऑटोनॉमस है इन देयर जुरिडिक्शन।
तो ऐसे कई सारे फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे फेडरल फीचर्स आपको दिखेंगे, और कई सारे फीचर हैं जहाँ पे आपको दिखेगा यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का जब भी मतलब आए तो आप ये समझो कि सेंटर वहाँ पे रूल कर जाता है, ओवर रूल कर जाता है। ओवर रूल करने का मतलब सेंटर का पावर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ में। तो फेडरल, ये आपको लगता है, अब ये पढ़ के बताओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, ये आपको लगता है फेडरल फीचर है या नहीं? यस सर। डिवीजन ऑफ पावर आप बताते जाओ। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये लगता है फेडरल फीचर है। जैसे मैं आपको लिस्ट की बात बताता हूँ कि सबका अलग अलग पावर डिवाइडेड है, ठीक है, तो ये भी यस सर। फेडरल फीचर है, ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या लगता है फेडरल फीचर है कि नहीं? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यस सर। क्यों रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेडरल फीचर है? सर इसमें सभी के लिए रूल्स वगैरह रिटर्न है कि हाँ, सेंटर सभी के लिए पर्टिकुलर। अलग अलग, सेंटर का अलग लिखा है, यस सर। स्टेट का अलग लिखा है, ठीक है। इवन पंचायती राज का अलग लिखा है। अभी मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, कई सारे शेड्यूल बन रखे हैं, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल क्यों है बताओ? ये फेडरल फीचर क्यों है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सर ये नहीं बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन भाई, अभी मैंने आपको बताया, जब भी कोई डिस्प्यूट होगा इंडिया में, मतलब इंडिया में, मतलब स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन वो करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, ठीक है। तो ये फेडरल फीचर क्यों है ये? क्योंकि सबको मौका दे रहा है ना अपनी अपनी बात रखने का। कॉन्स्टिट्यूशन सबको मौका दे रहा है भाई कि सेंटर अपना रखे, स्टेट अपना रखे, इवन लोकल अपना रखें, लोकल बॉडीज। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल फीचर है, ठीक है, ठीक है। यस सर। बाई कैमरलिज्म आपको लगता है कि फेडरल फीचर है? बाई कैमरलिज्म का मतलब आप समझते हो? जी सर। बाई कैमरलिज्म मतलब समझते हो? नो सर। जैसे लोग टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सुना है, लोकसभा राज्यसभा, ये मैं आपको बताया लोकसभा राज्यसभा, तो यस ये सर। बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया में लोकल में आप देखोगे जो एमएलए वाला इलेक्शन जहाँ स्टेट का है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है, स्टेट असेंबली बनती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, ठीक है। तो वहाँ भी दो बाई कैमरलिज्म, कहीं कहीं वहाँ भी बाई कैमरलिज्म होता है, मतलब दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। यस सर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये कैसे फेडरल फीचर है? सिमिलरली इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों फेडरल फीचर है? क्योंकि स्टेट अपनी बात रखेगा, सेंटर अपनी बात रखेगा। स्टेट सेंटर मतलब भाई लेजिस्लेटिव पावर है ना सबका। अगर जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया एक एग्जीक्यूटिव विंग होती है, एग्जीक्यूटिव एक तरह का, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो आपको नहीं लगता है कि लॉ बना के लोग कुछ भी करवा लेंगे? भाई मोदी जी कोई लॉ बनाएंगे, कुछ भी करवा लेंगे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी क्या है, मतलब एक तरह से एक ऑर्गन को अलग कर रहा है ना ये, कि जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगी, ये कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन कर रहा है? कोर्ट। आप देखते हो ना, जब भी केस होता है, कहीं भी कुछ होगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था, उसमें अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आप सुन रहे हो, उसमें रूलिंग किसकी आई? सुप्रीम कोर्ट की। इलेक्टोरल बॉन्ड तो भाई गवर्नमेंट बना के बैठ गई थी, उन्होंने पैसा ले लिया, पैसा आ गया सारा पार्टीज का। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होती तो क्या ये आपको पता लगता कि भाई किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है, किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है? नहीं पता लगता। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना काम कर रही है, आप समझ रहे हो ना, कोई भी विंग अगर अपना काम कर रही है एज एन बॉडी, मतलब तो वो भी फेडरल फीचर हो गया ना। यूनिटरी फीचर होता तो क्या होता, जुडिशरी इस पे एक्शन नहीं ले पाती, आप समझ रहे हो? ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली फेडरल फीचर क्या है? रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है फेडरल फीचर? क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन है, आप बस ये समझो किसी चीज़ को आप सेपरेट कर पा रहे हो तो वो फेडरल फीचर है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के बेसिस पे आप कुछ सेपरेट कर पा रहे हो, जैसे रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि भाई फंडामेंटल राइट को ऐसे, पार्लियामेंट भी अगर अमेंड करने जाएगी ना आपके फंडामेंटल राइट को, तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ बोल सकते हो कि नहीं नहीं, ये तो मेरा अधिकार छीना जा रहा है। फेडरेशन का मतलब तो वही है ना कि भाई किसी का अधिकार कुछ छीना जाए, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो अपनी बात कह सके। भाई फेडरलिज्म का मतलब तो ये है ना, सबको इक्वल इक्वल चीज़, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ये चीज़ समझ में आ रही है थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है।
तो बताओ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है फेडरल फीचर? क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंड करने का मतलब बदला नहीं जा सकता। ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक एग्जांपल। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। याद है राइट टू लाइफ? आर्टिकल 21 कई बार बताता हूँ। यस सर। जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अगर आपको लगता है कि मेरा जीने का अधिकार किसी के वजह से मतलब वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है मुझे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अब देख रहे हो ना, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया है। तो जब भी आपको कोई अधिकार दिया जाए, जब भी स्टेट को कहीं से आपको लगे अधिकार दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है? वो फेडरल फीचर दिखाते हैं, ठीक है? इसीलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, क्योंकि सबके अधिकार अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया जा रहा है उस अधिकार को प्रिजर्व करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना हो तो भाई कुछ भी किया जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर ना हो तो कुछ भी किया जाएगा। तो अधिकार को प्रिजर्व कर रहे हैं ये लोग, तो इस वजह से ये भी फेडरल फीचर है। तो ये बात ध्यान है, इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग यूनिटरी फीचर पढ़ते हैं। यूनाइट करने का मतलब आप समझते हो ना, कोई चीज़ आपको मतलब दोनों यूनिट कर दे, मतलब एक साथ कर दे। तो देखो, यस सर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको लगता नहीं है ये यूनिटरी फीचर है? क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता था, स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता, सेंटर के लिए अलग लिखा जाता। पहले ऐसा सोचा गया होगा ना, लेकिन इन लोगों ने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल फीचर है, लेकिन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल आगे आगे वर्ड ही लग गया, तो वो क्या है? यूनिटरी फीचर हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैं आपको ये बाद में आपको पता लगेगा कि कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब उसका अपर से है, ठीक है? जैसे मान लो एजुकेशन क्या है, मैंने आपको कई बार बताया क्या है? कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, याद है? यस सर। मान लो मैं स्टेट हूँ, ठीक है? आप सेंटर हो। सेंटर का भाई कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। मैं स्टेट भी बना सकता हूँ, आप सेंटर भी बना सकते हो लॉ कॉन्करेंट में, क्योंकि वो दोनों लोगों का जुरिडिक्शन है। कॉन्करेंट वर्ड वर्ड ही यही है, ठीक है? सेंटर लिस्ट होती तो उसमें क्या बोला जाता? केवल सेंटर बनाएगा। अब क्या होगा कि कॉन्करेंट में अब अभी आपने सुना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाया? सेंटर ने। अब ये स्टेट के ऊपर है कि भाई वो लगाए चाहे ना लगाए, समझ रहे हो? उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, क्योंकि स्टेट का भी जुरिडिक्शन है उस पर। अब मान लो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है कोई भी, ठीक है? अब मैं एज अ स्टेट ऐसा लॉ बना दूं, भाई मैं स्टेट हूँ, आप सेंटर हो, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई और मैं स्टेट हूँ, मैं ऐसा लॉ बना दूं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाए। अगेंस्ट चला जाए कहने का मतलब मैं बोल दूं कि भाई मेरा मेरा तमिलनाडु सरकार है मेरा, या मैं तमिलनाडु का, हम लोग, मैं सीएम हूँ, आप पीएम हूँ, मैं बोल दूं कि मेरे स्टेट में कोई भी बाहर का बच्चा आके पढ़ नहीं सकता है, एजुकेशन में ऐसा नहीं होगा। मेरे वहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे सब तमिलनाडु वाले होंगे, मेरे जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं। तो ये तो अगेंस्ट हो गया नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, ठीक है? या कोई भी इस तरह का लॉ मैं बना दूँ जो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो वहाँ पे सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाता है, मतलब सेंटर की चीज़ें प्रिवेल करती हैं, ठीक है? तो वो यूनिटरी फीचर होता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब? ऐसे यस कई सर। फील्ड हैं, एक ही फील्ड नहीं, कई फील्ड है। मैं आपको आगे जब आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा। अभी बस आपको ये सब वर्ड्स याद रखने हैं बात के लिए। सिंगल सिटीजनशिप आप देखते हो इंडिया में, भाई आपके पास वोटर कार्ड कितना है? एक ही है, दो तो नहीं है। तो एक ही वोटर कार्ड है, लेकिन यूएस में क्या होता है कि सेंटर का एक अलग वोटर कार्ड होता है, स्टेट का एक अलग वोटर कार्ड होता है। वहाँ पे जो स्टेट्स है ना, उनका अलग वोटर कार्ड होता है। तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, यहाँ क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है? तो ये बात ध्यान है। अब यूनिटरी फीचर का मतलब कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, जिसको बड़े इजीली चेंज किया जा सकता है, ठीक है? उसको बोलते हैं यूनिटरी फीचर। वो यूनिटरी फीचर क्यों है? क्योंकि अगर भाई वो फ्लेक्सिबल है तो एज अ सेंटर, मतलब आप मान लो सेंटर में बैठे हो तो आप बड़े इजीली उसको चेंज कर सकते हो ना। मेरा उस पर कोई से नहीं है, स्टेट का कोई से नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जिसको बड़े इजीली चेंज किया जा सकता है, ठीक है? जैसे मान लो इन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना था, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करना था, कुछ ऐड करना था, तो कोई चीज़ ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेंटर ऐड कर पा रहा है ना। ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर है, ठीक है? भाई 73rd अमेंडमेंट, 74th तो एक बार आया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसका अलग एक कहानी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसको बड़े ईजिली चेंज किया जा सकता है।
ठीक है, वो आपको दिख जाएगा बाद में, इस पे हम लोग और बात करेंगे। तो आप बस ये ध्यान रखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी वो है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या समझते हो? सर कि मतलब एक मतलब जुडिशियल सिस्टम वो सेम हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इंटीग्रेटेड का मतलब देखो, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जिला कोर्ट होगी कोई, ठीक है, आप जाओगे कोई केस फाइल करोगे, जिला कोर्ट में चले गए, वो यस सर। वो केस जाएगा हाई कोर्ट में। अगर मान लो अपील होती है ना, अपील अपील कहाँ हायर करते हैं? हायर कोर्ट में अपील करते हैं, ऐसा आपने सुना है? यस सर। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और हायर में करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये चैन ऑफ जुडिशरी है, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आप देख पा रहे हो, ये भी यूनिटरी फीचर है। क्यों यूनिटरी फीचर है? क्योंकि मान लो कोई दिक्कत अगर आपको यहाँ पे होती है, कोई चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आई, भाई सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में आप गए, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने कोई चीज़ दायर की थी, कोई मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में आप खुश नहीं हो, उस मुकदमे का जो आउटकम आया उससे आप खुश नहीं हो, तो आप क्या करोगे? हाई कोर्ट में अपील दायर करोगे, मतलब फाइल करोगे। उससे आप नहीं खुश हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। और हाई कोर्ट नीचे वाली कोर्ट का वो जो रूलिंग है उसको ओवर रूल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ओवर रूल जो रूल है उसको, रूलिंग को चेंज कर सकता है। सब जान रहे हो ना आप? नहीं जान रहे हो तो जान लो कि हाई कोर्ट जो है नीचे वालों का कर देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इवन अपनी रूलिंग को भी ओवर रूल कर सकता है। तो ये सब बातें क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी की है, ठीक है। अब ये देखो लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट। तो आप बताओ, कोई भी चीज़ सेंटर से चल रही है तो आपको नहीं लगता है ये यूनिटरी फीचर है? क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। आपके स्टेट का गवर्नर कौन है बताओ? यूपी का गवर्नर कौन है? सर गवर्नर तो एक ही होता है, सेंटर। नहीं नहीं, यूपी का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, हर हर स्टेट का गवर्नर अलग अलग होता है ना। यस सर। गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंटर है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये नाम कभी आपने ध्यान दिया, स्टेट का गवर्नर कौन है आपके उत्तर प्रदेश का गवर्नर? नो सर। ऐसा नहीं सुना राम मंदिर में गवर्नर आए थे उनका नाम लिखा जाता है, सीएम योगी के साथ वहाँ मौजूद रहीं, आनंदीबेन पटेल है शायद, ठीक है। एक बार आप देखना कौन है सर। तो ये गवर्नर कौन अपॉइंट कर रहा है? ये गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है। इस पे बहुत सारा इशू भी आप आगे पढ़ोगे। तो गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है, तो ये भी क्या है? यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट का कोई शो नहीं है, मतलब कोई से नहीं है। अपॉइंटमेंट का मतलब समझते हो ना, किसी को अपॉइंट कर देना, ठीक है। उसमें पूछा नहीं जा रहा है, अपॉइंट कर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस मतलब आईएएस आईपीएस। आपको नहीं लगता ये यूनिटरी फीचर है? आप बताओ क्यों यूनिटरी फीचर है ये?